अगर आप कार खरीदने की सोच रहे हैं या प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर नहीं है। दरअसल सरकार के BS6 फेज 2 मानकों के लागू करने की तारीख यानी कि 1 अप्रैल 2023 नजदीक आ रही है। ऐसे में ऑटो कंपनियों ने कीमतों में इजाफा करने का ऐलान कर दिया है। ताज़ा ऐलान मारुति ने किया है, साथ ही होंडा ने भी अमेज के दामों में इजाफे का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, इससे पहले टाटा, मर्सिडीज बेंज, BMW, टोयोटा, ऑडी जैसी कई दिग्गज कंपनियों के साथ ही टू व्हीलर कंपनी हीरो मोटोकॉर्प भी कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर चुकी है। यानी 1 अप्रैल से लगभग सभी ऑटो कंपनियां कीमतें बढ़ाने वाली हैं। मारुति से पहले टाटा मोटर्स ने अपने कमर्शियल गाड़ियों के दाम बढ़ाने की घोषणा भी की थी। कंपनी ने गाड़ियों के दाम में 5% तक का इजाफा करने का फैसला किया। ये दरें भी 1 अप्रैल यानी कि अगले महीने से लागू हो जाएंगी। टाटा मोटर्स की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक ये बढ़ोतरी मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से की गई है। अब सवाल ये है कि आखिर ये मानक जो नए आ रहे हैं यानी कि BS6 का फेज 2 क्या है और क्यों इससे गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। दरअसल पुराने नियमों के तहत अब तक जो है वो गाड़ियों का जो इंजन है उसको लैब में ले जाया जाता था, लेकिन अब रियल ड्राइविंग एमिशन नॉर्म लागू कर दिया गया है। यानी रियल लाइफ कंडीशन में अब गाड़ियों में प्रदूषण की जांच की जाएगी। दरअसल अब तक होता यह था कि एक इंजन तैयार होते ही वो पहले लैब में टेस्ट के लिए जाता था, फिर वहीं उसके एमिशन स्टैंडर्ड्स चेक होते थे, यानी कि वो कितना प्रदूषण फैला रहा है, कितना उसमें एमिशन हो रहा है, ये सारी जांच पहले लैब में होती थी और वो एक तरह से कंट्रोल्ड कंडीशंस में होती थी। लेकिन अब गाड़ी की जांच लैब की कंडीशंस में नहीं बल्कि रियल लाइफ कंडीशंस यानी कि सड़कों पर होगी, और इसके लिए रियल ड्राइविंग एमिशन यानी कि RDE कॉन्सेप्ट को लागू किया गया है। यानी गाड़ियों को सड़क पर चलते हुए एमिशन के कायदों पर खरा उतरना अब जरूरी होगा। गाड़ियों की RDE टेस्टिंग में यह देखा जाएगा कि गाड़ी के धुएं में पॉल्यूटेंट्स तय सीमा से ज्यादा तो नहीं निकल रहे हैं। ये मुमकिन होगा गाड़ियों में पोर्टेबल एमिशन मेजरमेंट सिस्टम से, जो गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की जांच रियल टाइम में करता रहेगा। यही सिस्टम वाहन निर्माता कंपनियों को महंगा पड़ रहा है और वो इसका बोझ कार खरीदार पर डालना चाहते हैं। पहले भी जब BS4 से BS6 में शिफ्ट होने की बारी आई थी, तब भी कार निर्माता कंपनियों को अपने इंजन में, गाड़ियों में, बेसिक फीचर्स में कुछ ज़रूरी बदलाव करने पड़े थे। गाड़ियों में एडवांस्ड इंजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। गाड़ियों के एग्जॉस्ट सिस्टम में ऐसे फीचर्स डाले गए थे जिसमें एग्जॉस्ट पाइप से निकलने वाले से पहले ही धुआं फिल्टरिंग के साथ ही कंपनियों को एक तरह से फ्यूल एफिशिएंट इंजन बनाने के लिए भी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी थी और इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा खर्च हुआ था। इससे तेल कम जले और कम पॉल्यूटेंट्स बाहर निकले, इसका यही एक मकसद था। अब फेज 2 में RDE टेस्टिंग के पास होने के लिए गाड़ी निर्माताओं के लिए यह जरूरी है कि गाड़ियों के इंजन ज्यादा एडवांस्ड बने। RDE टेस्टिंग लैब टेस्टिंग की तुलना में ज्यादा पेचीदा और महंगा प्रोसेस है, क्योंकि रियल टाइम में जो पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म और जो सिस्टम इसमें काम करेगा वो थोड़ा पेचीदा है, थोड़ा महंगा है, और इसके लिए निर्माताओं को महंगी तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अपने इंजनों को रीडिज़ाइन भी करना पड़ रहा है और इसीलिए गाड़ी महंगी हो रही है। मोटा मोटा अनुमान अगर आपको बताएं कि कितनी कीमतें बढ़ रही हैं, तो मोटा मोटा अनुमान ये है कि 10,000 से 50,000 तक गाड़ियाँ मोटा मोटा महंगी हो जाएंगी। और जैसे जैसे ऐलान हो रहे हैं ये अनुमान सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक आम आदमी के लिए इसमें क्या है? क्या वाकई ये सही वक्त है गाड़ी खरीदने का? क्या वाकई में एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा चार्जेस ले रहे हैं? क्या पॉल्यूशन जो है अब वो वाया अलग अलग रूट्स एक आम आदमी की जेब पर ही बोझ डाल रहा है? तो पॉल्यूशन के लिए अगर गाड़ी को अपग्रेड करना है तो फिर ग्राहकों को ही इसकी क्यों भरपाई करनी है, ये भी ग्राहक पूछ रहे हैं। क्या कंपनियों की कोई जिम्मेदारी इसमें नहीं बनती? तो इस तरह के कई सवाल हैं जो एक आम आदमी के मन में होंगे, और इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हम बहुत ही ख़ास मेहमान का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ हैं नवीन सोनी साहब, जो कि अध्यक्ष हैं लेक्सस इंडिया के। नवीन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड इवनिंग सर। सबसे पहले तो जो ऑटो मेकर्स हैं सर, वो BS6 फेज 2 के लिए कितने रेडी हैं, और मोटा मोटा हमने थोड़ा सा अपनी रिपोर्ट में बताने की कोशिश की बैकग्राउंडर क्या है, लेकिन कितना बोझ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पर या ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पर पड़ रहा है सर इस वजह से?
देखिए, जहाँ तक रेगुलेशन का सवाल है, कोई भी ऑटो कंपनी जो इंडिया में ऑपरेट करती है, जो भी रेगुलेशंस आते हैं उसके हिसाब से और कई बार उसके आगे भी गाड़ियाँ बनाने की कोशिश करती है। और ये कंप्लायंस इशू होता है कि देखिए, जब भी गाड़ियाँ बन रही हैं, जो भी गाड़ियाँ मार्केट में बिक रही हैं, उसका एक फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा, और उसको सर्टिफाई किया जाता है गवर्नमेंट अप्रूव टेस्टिंग एजेंसीज के द्वारा। तो ये कहना कि मतलब 1 अप्रैल से जो भी गाड़ी बनेगी सब इस मापदंड पे सही उतरेंगी और सारे रेगुलेशंस को मीट करेंगी। ये तो आपका सवाल रहा। जहाँ तक आप गाड़ियों की फिटनेस के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारे रेगुलेशंस जो हैं कंट्री में एक वेल डिफाइंड रोड मैप के हिसाब से आ रहे हैं, और जो कि गवर्नमेंट ने डिफाइन किया था, और उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरर्स अपनी प्लानिंग करके चल चुके हैं। जैसा मैंने कहा, कुछ मैन्युफैक्चरर्स कंप्लायंस के हिसाब से, डेट के हिसाब से चलते हैं, कुछ मैन्युफैक्चरर्स कस्टमर की कन्वीनियंस के हिसाब से उस रेगुलेशन से भी आगे जाते हैं। तो वो ये मैन्युफैक्चरर बाय मैन्युफैक्चरर सिचुएशन डिफरेंट होती है, बट 1 अप्रैल से जो भी गाड़ियां यहाँ बिकेंगी वो रेगुलेशन को मीट करके बिकेंगी। एब्सोल्युटली सर। और जो दलील दी जा रही है सर, तो क्योंकि कुछ गाड़ियों को हमने देखा कि मारुति ने, फिर होंडा ने, हीरो मोटो, इन सब ने अपनी अपनी गाड़ियों को महंगा होने का ऐलान भी किया है, और उसके पीछे की दलील यही दी है। तो क्या इसके पीछे यही वजह है सर कि जो BS6 का फेज 2 की जो टेक्नोलॉजी है उसका खर्च जो है वो कंपनियों पर आ रहा है? देखिए, कॉस्ट का जहाँ तक सवाल है, कॉस्ट के अंदर कई तरह के मापदंड होते हैं। कॉस्ट के अंदर आप जो कंपोनेंट्स लगाते हैं उसके ऊपर भी इन्फ्लेशन भी होता है, तो सेम कंपोनेंट पे भी कीमत बढ़ती है। और जहाँ आप डिज़ाइन की बात करें, डिज़ाइन चेंजेस की बात करें, डिज़ाइन रेगुलेशन को मीट करने की बात करें, तब आपको और उसको अपग्रेड करना पड़ता है। तो वो भी एक तरीके का एक प्रेशर आता है मैन्युफैक्चरर्स पे। फ्रेट का भी प्रेशर आता है। जैसे आप कहें कि जैसे गाड़ियां अगर पार्ट्स या कंपोनेंट जब बाहर से इंडिया में आ रहे हैं, तो वो भी शिप में से आते हैं, तो उसमें भी जो फ्रेट का जो रेट है वो भी इसमें इंक्लूडेड होता है। तो ये सब जोड़ के गाड़ी की कीमत तय की जाती है। लेकिन जहां तक मेरा सवाल है कि जो हम सोचते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो देखिए, मैन्युफैक्चरर्स आपस में compete करते हैं कस्टमर की तरफ से बेस्ट ऑफर देने के लिए, उनको बेस्ट से बेस्ट कस्टमर डील देने के लिए। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप हमेशा मार्केट बेस्ड प्राइसिंग होती है। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग आजकल बहुत कम मैन्युफैक्चरर्स करते हैं, लेकिन ज्यादातर के ये कॉस्ट प्लस की जगह मार्केट बेस्ड प्राइसेस या डिमांड बेस्ड प्राइसिंग होती है। तो इसके लिए ये जानना जरूरी है कि मैन्युफैक्चरर एक तरह से बैलेंस करके चलता है। एक तरफ तो कॉस्ट बढ़ रही होती है, जो कि कई बारी काफी हद तक बढ़ जाती हैं। आप देखिए, चाहे पेट्रोलियम की कीमत की दाम की कमी हो, बढ़ोतरी हो, चाहे उसके अंदर इन्फ्लेशन की हो, तो पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स में तो वो प्रेशर रहता ही है, प्लस ये रेगुलेशन का भी रहता है। बट हम ये हमेशा चाहते हैं कि मिनिमम से मिनिमम कस्टमर को इनकन्वीनियंस हो। उसकी वजह से कई बारी हम रेगुलेशन से भी आगे जाके, क्योंकि कंप्लायंस के से भी आगे, मैंने आपको बताया जैसे कि कुछ मैन्युफैक्चरर जाते हैं, तो हमने जो 1 अप्रैल से जो है ये जो गाड़ियां हम बनाएंगे, उसमें हमारी तरफ से कोई बेसिकली इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी वो कंप्लायंस मीट करती हैं। आप लोगों की तो ऑलरेडी कंप्लायंस पूरी करती है, उसको मीट करती है। जी जी। तो आप लोगों की, मैं थोड़ा सा, एक तो आप लोगों की क्या तैयारी है? जैसा आप बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा परिवर्तन तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्या आप लोग कुछ नया प्लान कर रहे हैं? पहला ये, और दूसरा फिर मैं आपसे सेकंड राउंड में पूछूंगा इस वक्त ओवरऑल जो मार्केट सेंटिमेंट है ऑटो बाजार का वो कैसा है, फिर मैं अपने बाकी सवालों को से जोड़ूंगा। लेकिन पहले मैं आपकी अपनी तैयारी और भविष्य की जो प्लानिंग्स हैं उनको लेकर आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। तो 1 अप्रैल के बाद आप लोग किस तरह से नए अंदाज में या नई सोच के साथ आ रहे हैं सर? हम तो देखिए, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा सोचते हैं, और उस सोच के चलते हुए हमने एक कोशिश की है कि जो भी रेगुलेशन अपनी जगह, कंप्लायंस एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए कंप्लायंस मीट करना बहुत जरूरी होता है। इम्पॉसिबल है कि उसको कोई चीट कर सके, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि कस्टमर को कन्वीनियंस कैसे दी जाए और कम से कम दाम में कैसे दी जाए। तो हमारी तरफ से जो भी अभी रेगुलेशन जो 1 अप्रैल से आ रहे हैं,
इसके मुताबिक हमारे इंजीनियर ने, क्योंकि हमें मालूम था, एक रोड मैप हम मांगते हैं, हम तो गवर्नमेंट से एक ही चीज रिक्वेस्ट करते हैं कि हम एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरर हैं, लग्जरी कार मेकर हैं, तो हमको खाली एक रोड मैप दे दीजिए कि किस हिसाब से किस स्टेज पे कौन सा रेगुलेशन आएगा। कहीं ना कहीं दुनिया में ये गाड़ी हमारी तरफ से कहीं ना कहीं बन रही होगी, तो उसके चलते हुए हम ये गाड़ियां बना रहे हैं और वो गाड़ियां बनाते हुए हम ऑलरेडी ऑफर कर सकते हैं। तो इसलिए हम गाड़ी को ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पे भी जो हम ऑफर कर रहे हैं वो दुनिया में कहीं ना कहीं ये रेगुलेशन पहले आ चुका है। इंडिया में बहुत तेजी से रेगुलेशन का विस्तार हो रहा है और उसकी वजह से नए रेगुलेशन आते जा रहे हैं, बट ग्लोबल मैन्युफैक्चर होने की वजह से हम इस चीज को मीट कर सकते हैं और हमने इसकी पूरी तैयारी की है। तो इसलिए 1 अप्रैल से लेक्सस गाड़ियों में खाली इस वजह से कोई कीमत में बदलाव आए, वो हमारी कोशिश कम से कम रहेगी। और दूसरी चीज, जहां तक मैंने आपको पहले भी बताया कि पार्ट्स एंड कंपोनेंट या फिर इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो होते हैं उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि जहां पे इंडिया में भी इन्फ्लेशन है, बाहर भी इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन के चलते हुए जो भी इम्पैक्ट आता है उसको हम मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं कस्टमर के लिए, क्योंकि उसके लिए वो बहुत डिफिकल्ट चीज हो जाती है। मैं एग्जैक्टली सर, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पे आपने चीजों को यहाँ पर आप लेकर आए हैं। मैं इन्फ्लेशनरी प्रेशर की ही बात कर रहा था और उसके हिसाब से ही मैं ओवरऑल जरा सेंटिमेंट समझना चाह रहा था, क्योंकि मेरा सवाल ये है कि जो बाकी जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं, स्वाभाविक रूप से उनके ऊपर भी टेक्नोलॉजी का दबाव आएगा और उनके ऊपर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन और जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है उसका भी प्रेशर होगा। लेकिन क्या वो कहीं कॉम्पनसेट कर सकते हैं उसको, ताकि वो सेंटिमेंट को कम से कम और खराब ना करे अगर कोई प्रेशर है? तो मेरा सवाल सबसे पहले आपसे उससे जुड़ा हुआ यही होगा कि डोमेस्टिक और ग्लोबल इन्फ्लेशन की परिस्थितियों को देखते हुए इस समय कंज्यूमर सेंटिमेंट जो है सर, वो किस तरह का है बिगर पर्सपेक्टिव में? बिगर पर्सपेक्टिव में अगर आप जाएंगे तो देखिए कुछ मिक्स सा एक रिस्पॉन्स है मार्केट में आज की तारीख में। मार्केट में जैसे एक साल पहले वेरी क्लियरली जो 2 व्हीलर सेगमेंट था उसमें काफी स्लो डाउन आया था। बेसिकली कोविड का एक आफ्टर इफेक्ट था, लेकिन कोविड की आफ्टर इफेक्ट हायर सेगमेंट्स में बिल्कुल इसका रिवर्स हुआ था, जिसे हम कहते हैं कि भाई लोग एक तरह से घर से जब बाहर निकले थे तो उनको एक तो पर्सनल मोबिलिटी चाहिए थी और ये चाहिए था कि कम से कम वो किसी भी तरह से मार्केट को ज्यादा से ज्यादा कैप्चर कर सकें। तो उसके वजह से मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से भी सपोर्ट रहा और कस्टमर्स की तरफ से ये रहा कि उनको गाड़ी चाहिए थी, तो वो एक सेंटिमेंट आया था। अभी के टाइम में, आज की तारीख में जो मार्केट में जो सिचुएशन चल रही है वो इस तरह से है कि कुछ सेगमेंट्स में, कुछ प्रोडक्ट्स में जहां पे उनको कस्टमर को एक लगता है कि कॉस्ट वैल्यू प्रोपोजिशन अच्छी है, तो वो सेगमेंट्स में तो कस्टमर वेट करने को भी तैयार है। लेकिन कुछ सेगमेंट्स में जहां पे उसको लगता है कि उसे कुछ क्या कहना चाहिए, ऑफर्स मिलने चाहिए, कुछ बेनिफिट्स मिलने चाहिए, तो वो भी चल रहा है। तो एक तरह से मिक्स्ड सेंटिमेंट है आज की तारीख में मार्केट में। एब्सोल्युटली सर, और बिल्कुल जो मारुति ने जो एनालिसिस कर रहे हैं लोग, या आयशर का कर रहे हैं या बाकी कभी कर रहे हैं, वो थोड़ा सा जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ रहा है उनको उस पर भी किया जा रहा है। लेकिन नए जो नॉर्म्स आ रहे हैं सर, हालांकि जैसा कि हमारी आपसे बातचीत हो रही है वो आपके संदर्भ में ये चीज़ लागू नहीं हो रही है, सवाल प्रश्न लागू नहीं हो रहा है, लेकिन ऑटो मार्केट के एक बड़े प्लेयर होने के नाते मेरा आपसे सवाल ये है कि एक आम आदमी यही पूछता है कि जिस समय थोड़ा सा इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी आ रहा है और न सिर्फ ऑटो मैन्युफैक्चरर्स पर आ रहा है बल्कि आम आदमी पर भी आ रहा है, तो अगर वो इस समय गाड़ी लेना चाहता है तो क्या हम उसको एक विंडो नहीं दे सकते, थोड़ा सा कंपनसेट करके, थोड़ा सा कंपनियां आगे बढ़ें, थोड़ा सा हम एक स्पेस ग्राहक के लिए भी रखें और इस मोमेंट ऑफ टाइम पे बहुत ज्यादा गाड़ियों के दामों में इजाफा ना करें? तो क्या ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच होगा, या फिर वाकई में गाड़ियों के लिए ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है मैन्युफैक्चरर्स के लिए क्योंकि इन्फ्लेशन का प्रेशर ज्यादा है? देखिए, ऑटो मार्केट में अगर आप देखें तो कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं जो कि इस मार्केट को चलाते हैं। आपने 2 तो नाम ले दिए, जिसमें जैसे कहना चाहिए कि एक तो यह है कि कंज्यूमर, जो गाड़ी खरीदने वाला उपभोक्ता है, वो एक मेजर कंपोनेंट है क्योंकि उसके बिना मार्केट नहीं चलेगा। दूसरा आपने नाम लिया ऑटो कंपनीज का जो गाड़ी बनाती हैं। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है जिसकी तरफ से आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा, गवर्नमेंट है। क्योंकि आज अगर एक गाड़ी बनती है तो उस पर एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टैक्स जो होता है वो गवर्नमेंट की तरफ जाता है। तो ये 3 एक तरीके के पहिए के पार्ट्स हैं
मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी पे भी ज्यादा प्रेशर आना चाहिए। एक इकोसिस्टम डेवलप हो चुका है जिसके हिसाब से ये तीनों ने एक बैलेंस में अप्रोच ले ली है। मैन्युफैक्चरर्स एक तरफ कॉस्ट प्रेशर्स आते हैं लेकिन कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स भी रहते हैं, तो कीमत को कम रखने की कोशिश करते हैं। जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है, उनकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स बन चुकी हैं इस इंडस्ट्री से, लेकिन उनके ऊपर ये प्रेशर आता है कि एनवायरनमेंट का जो प्रेशर है कि इंडिया के अंदर जो एनवायरमेंटली ये सब क्यों हो रहा है, अगर आप देखें तो इसलिए हो रहा है क्योंकि एनवायरनमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी लाना चाहती है। और जहां तक फ्यूल इंपोर्ट का सवाल है, वो इंप्रूव करना चाहती है ताकि कम से कम फ्यूल इंपोर्ट किया जाए। कंज्यूमर चाहता है बेस्ट टेक्नोलॉजी एट द बेस्ट लोएस्ट पॉसिबल प्राइस। सो ये तीनों जो डायमेंशंस हैं, हर एक के ऊपर प्लस माइनस टाइप का एक प्रेशर रहता है और वो चाहते हैं कि वो बेस्ट से बेस्ट चीजें कम से कम दाम में दी जाएं। और हमारी तरफ से एज मैन्युफैक्चरर्स आल्सो वी आर ऑलवेज कमिटेड कि जो भी हमारे कंज्यूमर्स को चाहिए, कॉम्पिटिटिव प्रेशर के रहते हुए सबसे बड़ा चेक एंड बैलेंस मार्केट में जो रहता है वो यही रहता है कि आप अकेले मार्केट में नहीं है, आपके साथ में दूसरे मैन्युफैक्चरर्स भी हैं। वो कैसे बिहेव करते हैं, आप कैसे बिहेव करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऑलराइट सर, एक आखिरी सवाल मेरा जाते जाते आपसे होगा, आपके प्रोजेक्शंस क्या है फिलहाल, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले में एक या दो क्वार्टर की बात करूं, क्योंकि जो इन्फ्लेशन के जो मूलभूत कारण थे वो अभी बने हुए हैं, ग्लोबल अनसर्टिनिटी बनी हुई है, जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें कोई अमूलचूल परिवर्तन दिख नहीं रहा है। हाँ, सिर्फ एक चीज़ जो ठीक ठाक हुई है वो है क्रूड प्राइसेस में थोड़ा सा कमी आई है, तो वो वरदान भी एक तरह से कहा जाता है भारत के लिए। तो आप आने वाले 2 क्वार्टर्स के लिए आप लोगों का असेसमेंट क्या है ओवरऑल ऑटो मार्केट और कंज्यूमर सेंटिमेंट को लेकर? जी बिल्कुल, आपने सारे फैक्टर्स अच्छे से गिनाए। एक और फैक्टर है सेमीकंडक्टर्स का, जो कि बहुत कॉमनली सुनने में आता था। आज की तारीख में ये इंप्रूव हो रही है सिचुएशन और ये फैक्टर भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन जहां तक सवाल है फ्यूचर का, अगले 2-3 क्वार्टर्स का, जैसे अगर आप बात करें तो बेसिकली ये लगता है कि देखिए कस्टमर की वेटिंग पीरियड की जो क्षमता है वो प्रोडक्ट के ऊपर है। अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो कस्टमर वेट करने को तैयार है आज की तारीख में। जैसा मैंने आपको पहले बताया, कहा जाता है कि अगर ऑटोमोटिव मार्केट की सारी कंपनीज का अगर ऑर्डर बैंक को काउंट किया जाए तो 8 लाख के करीब ऑर्डर्स आ चुके हैं इंडस्ट्री के अंदर। लेकिन इसको वैलिडेट इसलिए करना बहुत जरूरी है कि कस्टमर ने जिस टाइम पे बुकिंग की थी और आज की तारीख में जो उसका माइंडसेट है, जो उसकी मानसिकता है, जो उसके ऊपर प्रेशर्स हैं, कॉस्ट प्रेशर्स कस्टमर के ऊपर भी हैं, तो वो उसको वैलिडेट करना बहुत जरूरी है। लेकिन 2-3 क्वार्टर्स अच्छे हैं। नेक्स्ट ईयर विल बी वेरी क्रूशल फॉर द इंडस्ट्री। अगले साल के अंदर ये पता चलेगा कि जो पेंटअप डिमांड जो कोरोना की वजह से आई थी, उसके बाद में जो हम सप्लाई भी नहीं कर पाए थे अच्छी तरीके से बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर इश्यूज, जब हम सप्लाई कर पा रहे हैं तो कस्टमर की क्या रुझान रहता है उसको देखना बहुत जरूरी है। तो अगले 2-3 क्वार्टर्स के लिए तो मार्केट ठीक रहेगा। बिगेस्ट टेस्ट विल बी आफ्टर, अगर आप समझे अगले साल के लिए अगर आप की तरफ जाएं तो उस Q1 में क्या होगा वो देखना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच नवीन सोनी सर, बहुत ही सरलता से और बड़ी स्पष्टता से आपने इस मुद्दे पर अपना विश्लेषण दिया। थैंक यू सर, वक्त निकालने के लिए हमारे लिए बहुत बहुत शुक्रिया।